हाँ, ये मार्च वाला जो बिल था उसमें ये चीज़ें मौजूद थी। उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया। पहले वो इसे स्पेकुलेशंस करार दे रहे थे। आपको लगता है सेनेट उसको पास कर देगी? अपोजिशन तैयार? हाँ, दिस इज़ द पॉइंट, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक जो, अब मैं खुल के बात कर देता हूँ। प्लीज करें खुल के, मैं यही चाह रहा था, खुल के ही करें बात आप। मेरे ख्याल में मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि यही वो सूरत हाल है जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी नज़र आ रही है और इसी वजह से इसके रेपरकशंस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब फ़खर रहमान साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं, सदीक साजिद साहब हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और उमर हयात साहब फ़ाइनेंशियल जो हमारी कवरेज है वो उसको करते हैं, जो वज़ारत ख़ज़ाना की जो कहानियाँ वो बयान फरमाते हैं। और आज जो जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, एक तो उसमें जो मिनी बजट है, फाइनेंस बिल, कौमी असम्बली में उसका क्या मुस्तकबिल हो रहा है, जो स्टेट बैंक के हवाले से जो कानून साजी थी उसकी क्या सूरत हाल है। अपोजिशन ने तो ये इल्ज़ाम लगाया, सोशल मीडिया पर भी ये इल्ज़ाम लगा, मीडिया पे भी ये बात आई, हमने भी ये बात की कि शायद ख़ुद मुख्तारी के नाम पर IMF स्टेट बैंक का कंट्रोल हासिल करना चाहता है। असल हक़ाइक़ क्या हैं, उमर हयात से आज पूछेंगे। अब आज जो कमेटी है, कायमा कमेटी, उन्होंने जिस एक्ट की मंजूरी दी है, यानी जो आगे आएगा असम्बली में, वो क्या है और अपोजिशन और इस वक्त हुकूमत के बीच में इस हवाले से क्या चल रही है, कौन इसको पास करवाना चाहता है, कौन इसको पास नहीं करवाना चाहता। सदीक साजिद साहब के पास बड़ी इनसाइड इस हवाले से इंफॉर्मेशन है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है कि 2 साल के बाद इसहाक डार साहब की जो रुकनीत है सेनेट में वो बहाल हो गई है। वतन अज़ीज़ बड़ा अजीब मुल्क है, अगर वो बहाल ही होनी थी तो इतना अर्सा क्यों उसको उन्होंने मनसूख किए रखा। बड़ा ये इंटरेस्टिंग ये सारी कहानी है। मरी का जो वाक़या है उस पर अभी तक लहदे हो रही है। आज असम्बली में भी इसी पर तमाम जो रूल्स हैं सस्पेंड करके इसी पर बात हुई और अपोजिशन इसको मुरद इल्ज़ाम ठहरा रही है हुकूमत को, जबकि हुकूमत अपोजिशन से ये कह रही है कि आप 30 साल तक हुक्मरानी करते रहे तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया था। ये बड़े गर्मा गर्म मौज़ूआत हैं। पाकिस्तान में जिस तरह सियासत जो है वो इल्ज़ाम तराशी और गर्म गुफ्तगू है, आज प्रोग्राम में भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा। सबसे पहले उमर हयात की तरफ चलते हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इनके पास स्टोरी है। उमर हयात, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मार्च में जो बिल मंजूर किया, जिसकी बात की गई थी, कोशिश की गई थी, उसमें तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें थीं कि स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान में किसी को जवाबदेह नहीं था और उसमें जो गवर्नर था उसका वो IMF को जवाबदेह उसने होना था। तो ये एक तसव्वुर किया गया कि ये शायद IMF स्टेट बैंक को कब्ज़ा करना चाहता है उस पर, और फिर जो गवर्नर होगा स्टेट बैंक की उसकी हैसियत एक वायसराय किसी होगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसमें ख़ासी तब्दीलियाँ की हैं और अब ये बताया जा रहा है, आज शौकत तरीन साहब ने जो ये बात कही, उनका ये कहना है कि ये ख़ुद मुख्तारी हो जाएगी, इसकी हुकूमतें इससे कर्जा नहीं ले सकेंगी और ये बेटर परफॉर्म करेगा। असल सूरत हाल क्या है, आज क्या कायमा कमेटी ने अप्रूवल दी है, ज़रा इस पर ज़रा हमें ज़रा बताइए आप। देखिए समी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने ऑटोनॉमी की बात की, ख़ुद मुख्तारी की बात की, उसमें जो पहले मार्च में जिस बिल की अप्रूवल काबीना की जानिब से दी गई थी वो यकीनी तौर पर एक डिज़ास्टर था। और काबीना ने सबसे पहले जो है वो जब उसकी मंजूरी दी उस वक्त उस बिल को उस अंदाज से नहीं देखा गया और फिर बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि ये जो बिल है ये तो एक डिज़ास्टर है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स लाई गई और हमने ये देखा कि जब अमेंडमेंट्स लाने का जो अमल था वो जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन, उनके दौर में शुरू हुआ और उन्होंने इन अमेंडमेंट्स को लाया और वो कई बार जो है बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हमने जो $50 करोड़ की पिछली किस्त ली थी वो हमारी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था।
फिर उसके बाद इसको रिवाइज़ किया गया, इस बिल पर नज़रसानी की गई और बाकायदा तौर पर इस पर मुशावरत की गई। जो गुज़िश्ता बिल था जो मार्च में मंजूर हुआ था, वो बिल जो है वो कैबिनेट की जो लॉ कमेटी है उसको भी नहीं भेजा गया। वजारत ख़जाना की जानिब से उस बिल को जो है वो डायरेक्टली कैबिनेट को भिजवाया गया और बाद में जब उस पर एतराज़ात आए तो फिर जो है वो हुकूमत ने इस बारे में सोचा कि इसमें तरामीम अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तस्हीह कर दीजिए। ये बात भी सुनने में आई कि जो 2019 में जो हमारा IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, हफीज़ शेख साहब थे तब उस वक्त फाइनेंस को हेड कर रहे थे, बाकर रज़ा साहब जो गवर्नर हैं ये गए थे, तो वो जो कुछ वहाँ पर साइन किया गया, वो जो मुतल्लिका वजारतें थी उनसे वेट नहीं करवाया गया था। और जो फ़रोग नसीम साहब वफाकी वज़ीर कानून हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी मंजूरी नहीं दे सकते। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हफीज़ शेख साहब का जो ऊस्टर है उसकी एक बुनियादी वजह भी यही थी कि उन्होंने जो मुख्तलिफ जो काबीना की जो मुख्तलिफ वजारतें हैं रिक्वायर्ड जिनसे था सारी पहले गुफ्तो शनीद और वेटिंग, वो करवाए बग़ैर ये सब कुछ किया। ये इतला दुरुस्त है? बिल्कुल, वजारत कानून ने इस हवाले से जो है वो अपने एतराज़ात वज़ीर आज़म को भी बताए। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने बाकायदा तौर पर इस बात का इजहार किया कि ये जो बिल है जो कैबिनेट के अंदर पेश हुआ है ये वजारत कानून से वेट नहीं हुआ। इस बात का इजहार उन्होंने किया और फिर उसके बाद ही जो है इसमें तरामीम लाई गई। और जब ये स्टोरीज़ चली, आज भी गवर्नर स्टेट बैंक ने इसे स्पेकुलेशन ही कहा, लेकिन जब बार बार इस बिल के अंदर जो इस बिल की जो क्लॉजेज़ हैं जब उन पर बात हो रही थी तो उस वक्त वो कह रहे थे कि हाँ ये मार्च वाला जो बिल था उसमें ये चीज़ें मौजूद थी। उन्होंने ख़ुद इस बात का इकरार किया। पहले वो इसे स्पेकुलेशंस करार दे रहे थे, लेकिन अब आज जो बिल इसके क्या सीलेंट फीचर्स हैं? अब हम IMF का इस पर कंट्रोल होगा? देखिए, इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑटोनॉमी है वो स्टेट बैंक को दी गई है और ये ज़रूरी भी होता है कि आप किसी इदारे को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देते हैं तो वो इदारा बेहतर तरीके से फ्लरिश करता है, काम करता है और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो क्लॉजेज़ थी कि आप नैब को जवाब दे नहीं है, आप पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं है, आप FIA को जवाब दे नहीं है, वो तो ऐसा कानून था कि जो लोग स्टेट बैंक में काम करके चले गए हैं वो भी नैब, FIA या किसी भी फोरम पर जवाब दे नहीं है, उनको इम्यूनिटी दी जा रही थी। ये पहले था? जी पहले था। अब ये नहीं है। अब ये चीज़ नहीं है। अब इसके अंदर बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो आज बिल जिसके हमने क्लॉज बाई क्लॉज जिसकी रीडिंग भी हुई और जिस पर बातचीत भी हुई और फिर उसमें जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है उसकी सिफारिशात भी आई, और लेकिन जो आज इस पर बातचीत हुई उसमें बहुत से इबहाम जो है वो इस वजह से भी क्लियर हुए क्योंकि एक बिल्कुल नया बिल था। पहले मुकम्मल ऑटोनॉमी थी, स्टेट बैंक से आप किसी भी हवाले से नहीं पूछ सकते, इन्फ्लेशन टारगेट, ग्रोथ टारगेट कुछ भी जो है वो उसमें मौजूद नहीं था। और यही वजह है कि अब जो नया बिल आया है उसमें बाकायदा इन्फ्लेशन टारगेट का और इसके साथ साथ जो ग्रोथ टारगेट का वो भी जो है वो स्टेट बैंक अब डिटरमिन कर सकती है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात जो आज सामने आई है वो ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक की जो मुद्दत मुलाजमत है इस हवाले से, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक की पहले मुद्दत मुलाजमत 3 साल थी और जो ये बिल आया था इसमें भी 5 साल थी और फिर 5 साल की तोसी बाद अज़ां जो है वो तोसी दी जा सकती थी मज़ीद 5 साल के लिए। आज जब ये क्लॉज आई है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अंदर तो इस पर बाकायदा तौर पर हुकूमती अराकीन समेत जो अपोजिशन ने तो बात करनी थी, एतराज़ करना ही करना था, लेकिन हुकूमती अराकीन ने भी इस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि 5 साल जो है वो अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बड़ी बात कही है। मैं सदीक साजिद साहब को ज़रा थोड़ा सा इन्वॉल्व करूँगा इसमें। सदीक साजिद साहब, ये जो उमर हयात साहब, अब इसके बाद तो मुझे ये लगता है कि जो गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, क्योंकि उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब ख़त्म होने को पहुंचा है, तो अगर वो हो सकता है तोसी करवाना चाहते हो या वो जो बात है कि 5 साल हो जाए तो 3 साल से 2 साल तो अचानक ही उनका जंप हो जाएगा। आपको लगता है कि इस वक्त जो शौकत तरीन साहब के उनके साथ ताल्लुकात हैं, क्योंकि शौकत तरीन बार बार ये कहते हैं कि इस वक्त जो डॉलर की पाकिस्तान रुपये के मुकाबले में जो वैल्यू है वो कम से कम 10 रुपये वो समझते हैं ज़्यादा है, इसको 160 और 65 के बीच होना चाहिए, और वो ये समझते हैं कि ये स्टेट बैंक को काम करना चाहिए था। निजी महफिलों में वो बहुत तनकीद करते हैं गवर्नर पे। आपको क्या लगता है
कि गवर्नर स्टेट बैंक की जो जॉब है उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी, लगता है आपको? देखिए समीर साहब, ये दो मुख्तलिफ बिल्स हैं, स्टेट बैंक वाला और ये फाइनेंस वाला। एक तो आज कौमी असम्बली ने ये फैसला किया कि ये जो फाइनेंस तरमीमी बिल है जिसको मनी बजट कहते हैं, इसके ऊपर अभी कल और परसों जो है वो बहस होगी और उसके बाद इसकी मंजूरी के मराहल जो है वो शुरू होंगे। अभी पहले तो इनका इरादा था कि आज ही पास करवाएं, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर हुकूमती अरकान भी तैयार नहीं है। ख़ुद ऐसे भी है कि हुकूमत भी इसमें अब शायद जल्दबाजी नहीं चाहती, इसी वजह से IMF तो अच्छा, फिर जल्दबाजी कौन चाहता है अगर हुकूमत भी जल्दबाजी नहीं चाहती? कुछ हमारे ऐसे इदारे चाहते हैं जो कि समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि ये जल्द अज जल्द पास हो और हमारी जो इकानमी है वो ठीक हो। और मेरे ख्याल में अपोजिशन भी चाहती है कि जल्दी ये पास हो ताकि इसका तमाम तर जो मलबा है वो हुकूमत पर गिरे। ये आप बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी इंट्रीगिंग बात कर रहे हैं कि इदारों को बड़ा फ़िक्र है पाकिस्तान का, अपोजिशन को बड़ा फ़िक्र है पाकिस्तान का, और जो वजारत ख़जाना जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है वो कोई शायद इतनी ज़्यादा इसको पास करवाने में उनको इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। देखिए, आज शौकत तरीन ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जनवरी के आखिर तक ये चीज़ें हो जाएंगी। और जो स्टेट बैंक का जो बिल है वो तो इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को भिजवाया गया, वो तो अभी जाना है उधर, सेनेट में भी उसने जाना है। लेकिन सेनेट की तरफ से कुछ भी फैसला हो वो कोई बाइंडिंग तो नहीं है फाइनेंस बिल के नहीं सर, वो स्टेट बैंक वाले पे तो वो मानना पड़ेगा हमें, वो सिर्फ फाइनेंस बिल के ऊपर है, वो नहीं है। वो तो एक कौमी असम्बली ने पास कर दिया, काफ़ी है। ये जो स्टेट बैंक वाला है ये दोनों हाउसेस से सर पास होगा, और अगर उसमें एक भी तरमीम कर दी तो फिर कौमी असम्बली में आएगा। अगर फिर वहाँ पे भी पास नहीं होता फिर जॉइंट सेशन। आपको लगता है सेनेट उसको पास कर देगी? अपोजिशन तैयार? हाँ, दिस इज़ द पॉइंट, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक जो, अब मैं खुल के बात कर देता हूँ। प्लीज़ करें खुल के, मैं यही चाह रहा था खुल के ही करें बात। आप तय ये हुआ है बहुत से लोगों के दरमियान कि ये जो मनी बजट यानी कि फाइनेंस तरमीमी बिल है ये पास होगा, और स्टेट बैंक वाला जो बिल है ये पास नहीं होगा, ये रुकेगा। और मैं जब इसको रेफ़र किया गया था कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी को, तो कौमी असम्बली के आला हुकाम जो मुतलका हुकाम से उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें कहा गया है कि इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा इसी वजह से आप देख लीजिए कि जो शौकत तरीन साहब है वो भी जनवरी के आखिर तक चले गए, IMF से भी टाइम ले लिया, उनके बोर्ड का इजलास भी हो गया, और ये यही चाहते हैं। क्योंकि सेनेट में आपने बड़ी सही बात की है, वहाँ पे तो अक्सरियत है अपोजिशन की, वो तो इसको किसी सूरत पास नहीं होने देगी, रुक जाएगा। और फिर इनको जॉइंट सेशन बुलाना पड़ेगा, महीना लगे 2 महीना लगे, और इस दौरान क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि मार्च के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है। ये जो वाला है ये पास होगा, मेरी इतलात के मुताबिक पास ये हो जाएगा ये वाला। और ये तो अपोजिशन मुझे और आपको दिखाने के लिए एहतजाज करेंगे, वो कापियाँ शापियाँ भी फेंकेंगे, हंगामा भी होगा, गिराव भी होगा, उसके अंदर ये सारा कुछ जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले हुकूमती इत्तेहादियों के साथ, अपोजिशन के लोगों के साथ कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों में उनको ये बताया गया, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ना इदारों की, ज़ाहिर जी फ़िक्र होती है, कौमी सलामती के इदारों को इकानमी की फ़िक्र है, जो मुआशी इस वक्त सूरत। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आखिरी बात, फिक्र नहीं है? देखिए, DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने हमसे जब महंगाई के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फ़ौज भी तो अवाम में से है ना, हम भी वही चीज़ खरीदते जो अवाम खरीदते, तो अगर अवाम को महंगी मिलती है तो महंगाई का असर फ़ौज पे भी होता है। ये चीज़ें, ये मैसेज काफ़ी होते हैं दिखाने के लिए। अगर हुकूमत को होता या चीज़ें कहा गया ना, इन्होंने कहा था जी नया साल शुरू हो गया है तो महंगाई कम होगी। ये उमर याद मेरे साथ बैठे हैं, ये पहला हफ्ता जो महकमा शुमारियात की रिपोर्ट आई है उसमें देखें बड़ी है ना जी, उसमें कम तो नहीं हुई, 0.08%। देखें ये बड़ी है ना जी, इजाफा हुआ। तो फिर इनके वो तमाम तर दावे जो है वो कहाँ गए। दूसरी बात, मैं आज कौमी असम्बली में जो बॉडी लैंग्वेज देखी इनके हुकूमती लोगों की या स्पीकर की, आज पहले इनके इरादे देखें, ये तो बीच में लगाने के चक्कर में थे कि अपोजिशन बाईकाट पे हो या इनके बंदे शंदे कम हो, अपने बंदे पूरे करके हम कर लें। अब इन्होंने एक नया यू टर्न लिया कि स्पीकर और बाबरवाल की मुलाकात होती है और उसमें फिर अपोजिशन के ऐसे लोग जो कि स्पीकर के साथ ज़रा रख रखाव वाले हैं, राना तनवीर जैसे, खुर्शीद शाह जैसे, नवीद कमर, उनको बुलाया और उनको बोला जी हम बहस कराना चाहते हैं, आप बहस करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो आज सानिया मरी पे बहस हुई, अब अगले 2 दिन उन्होंने रख दिए हैं कि यानी कि फाइनेंस बिल पे ये 12 हो गए ना जी, 12 जनवरी निकल जानी है। ये तो एक्सटेंशन पहले ले चुके,
आगे फिर है इसकी क्लास बाई क्लास, फिर उसकी जनाब वो रीडिंग और सारी चीज़ें कैसे जाए। बिल्कुल ठीक। फ़खर रहमान, अभी सदीक साजिद साहब की भी आपने बात सुनी, उमर हयात साहब ने भी बड़े स्टार्टलिंग फैक्ट्स जो हैं वो रिवील किए। मुझे ये बात बताएं कि ये जो सारी की सारी जो सूरत हाल है, इसमें तो हमें लगता है कि जो फिर जो मुख्तलिफ जो ऑर्गन है, पावर के जो सेंटर हैं, वो दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। ये इकॉनमी की सूरत हाल पर, IMF की सूरत हाल पर, ये एक ऐसा लग रहा है कि बड़ी दूरी आपस में। हम बिल्कुल देखें जो साजिद ने अभी जिक्र जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया, उसमें सबसे अहम बात यही थी कि ये जो इन्फ्लेशन है और इकनॉमी के जो चैलेंजेस हैं और IMF के साथ जो बातचीत का मामला है, इसके बड़े सीरियस रेपरकशंस आने हैं। और इसमें बहुत सारे जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इवन जो इलेक्टेबल्स हैं, उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स हैं फ्यूचर की, वो एट स्टेक हैं। तो वो बड़े सोच समझ कर जो है इस ख़ास तौर पे इस मिनी बजट बिल के हवाले से जो हैं बहुत ज़्यादा तरद्दुद का शिकार हैं। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि जी 3 महीने बड़े अहम हैं और उनके लिए जो चैलेंजेस हैं उसको वो किस तरह से क्रॉस करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये इस वक्त जो फाइनेंशियल आपकी इकॉनमी और सॉवरेनिटी की जो बात है, उसमें बहुत सीरियस चैलेंजेस सामने आ गए हैं। और एक बहुत बड़ी अगले महीने जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक डेवलपमेंट होने जा रही है। देखना ये पड़ेगा कि उस डेवलपमेंट के बाद क्या सूरत हाल बनती है। जिस तरह से IMF के साथ जो बातचीत का जो मामला है, अभी थोड़ा सा उसको इल्तिवा में लेके जाया जा रहा है। तो ये बताइए कि IMF जो है वो जो रिव्यू था इजलास, वो जनवरी के एंड पे ले गया। जी हाँ, यानी ये एक बड़ी अजीब बात है कि IMF वो कितना ज़्यादा उसको इस वक्त परेशानी है पाकिस्तान के स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की, कि उन्होंने ये कहा कि हम इंतज़ार कर लेते हैं, हम अपना इजलास जो है वो आगे ले जाते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो पाकिस्तानी हैं उनको अपने बैंक की इंडिपेंडेंस की, ऑटोनॉमी की फ़िक्र नहीं है, लेकिन जो IMF है उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और वो अपने इजलास ही को आगे ले गए हैं। ये कुछ आपको यानी वो कोई मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात नहीं लग रही आपको? नहीं, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा चल रही होती हैं, जिसका वो किस वजह से लेके गए हैं ये तो आप जहन से निकाल देना कि IMF को पाकिस्तान से बहुत प्यार है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो है ना वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम तो कर्ज़ों में उसी के पाकिस्तान जकड़ा हुआ है। और मज़ीद जो जिस तरह से शराइत उनकी तरफ से आयद की जा रही हैं, उससे पाकिस्तान के अंदर रुपये भी डिवैल्यू होगा और आगे महंगाई का जो ग्राफ है वो भी होगा। और सबसे ज़्यादा आप देखें कि इसमें जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासिर हुआ है, क्योंकि मैंने ख़ुद जाकर कई मार्केट्स के अंदर रावलपिंडी में और दूसरी जगहों पे इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि ये जो प्रेशर है महंगाई का, ये सबसे ज़्यादा किसके ऊपर आ रहा है। तो उसमें यही नतीजा सामने आया, क्योंकि जिस हिसाब से सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका जो है वो उसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि जो बंदा कारोबार कर रहा है या वो तो ये तो उन पे तो आ रहा है, लेकिन पॉलिसी मेकर तो वो नहीं है ना। हम तो देखें फैसले तो वो लोग जो करने वाले हैं वो तो तनख्वाहदार नहीं है, इसलिए उनको तो इसकी शिद्दत का कोई वो एहसास नहीं है। अलीना, आपकी तरफ आऊँगा, ये कहानी सारी आप सुन रही हैं, तो क्या लगता है आपको? ये समी साहब, इस वक्त सदीक साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से उस तरीके से कुछ इशू सीरियसनेस दिखाई जा रही है, वो चाह रहे हैं डिले हो। ये तो मैं चाहूँगी कि सदीक साहब इसका जवाब दें, आखिर डिले की वजूहत क्या है? क्या कोई बारगेनिंग है या कोई और रीज़न है, या वो जैसे कि मार्च की बात की जा रही है, आखिर वजूहत क्या है? और जो रज़ा बाकिर और जो बात की जा रही थी शौकत तरीन साहब के आपस के इख्तलाफात की, तो इसका मतलब है कि चीज़ें आगे मुझे तो सेटल डाउन होती हुई नहीं नज़र आती हैं, अगर कोई पैकेज मिल भी जाए या चीज़ें हो भी जाएँ। आप दोनों में से जो भी इस पर कॉमेंट करना चाहें। इसमें मैं सदीक साजिद साहब ऐड कर लें कि आज, बल्कि या उमर हयात साहब, कोई भी आप जवाब दे सकें इसका, कि आज एहसन इकबाल और वज़ीर ख़जाना के दरमियान भी नोक झोंक हुई है आपस में। और फिर दूसरा मैं ये देखा है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर है वो बड़ा गुड बच्चा बनने के हवाले से कि मेरे पास तो कोई और नेशनैलिटी भी नहीं है, दूसरे इदारों में काम करना कोई जुर्म है। ऐसा लगता है कि वो अपनी एप्लीकेशन जो है अभी he does not want to leave state ऐसा लग रहा है bank कोई नई जॉब की दरखास्त दे रहे हैं वो। नहीं, जॉब की एक्सटेंशन की दरखास्त दे रहे हैं। नई जॉब जी,
कौन बोलेगा? जी, मैं इस पर कमेंट करूंगा क्योंकि एहसन इकबाल साहब और जब वज़ीर ख़जाना के दरमियान ये तमाम बातें हुई तो मैं उस वक्त कमेटी रूम में मौजूद था। अच्छा। और कैसर अहमद शेख ने एक बात की, उन्होंने कहा कि 30 सालों में सिर्फ़ एक नवीद कमर और एक असद उमर, ये दो ऐसे वज़ीर ख़जाना थे कि जो बैंकर्स नहीं थे, और इसके अलावा जो बाकी तमाम वज़राए ख़जाना है वो बैंकर्स थे जिन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम के सामने हमने जवाब देना होता है। कैसर अहमद शेख। उसके बाद जब वज़ीर ख़जाना का टर्न आया तो वज़ीर ख़जाना इंतहाई जज्बाती हो गए और जज्बाती अंदाज में वो बोले कि रुपए को मसनूई तरीके से, डॉलर को मसनूई तरीके से रोके रखने से 16 अरब डॉलर का नुकसान हुआ मुल्की मईशत का। और उनकी टोन काफ़ी ऊंची थी, जिस पर एहसन इकबाल साहब ने एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना को अपनी टोन जो है वो धीमी रखनी चाहिए, इस तरह की टोन में ये पार्लियामेंट से बात नहीं कर सकते। जब ये बात हुई तो उस पर चेयरमैन कमेटी ने एहसन इकबाल साहब को कहा कि एहसन इकबाल साहब आप अपनी टर्न पर बोलें। तो एहसन इकबाल ने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को कोई भी आए बुली करे और हम चुपचाप बैठे रहें, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि कोई भी पार्लियामेंटेरियंस को या पार्लियामेंट को बुली नहीं कर सकता, अगर जो करेगा तो उसे मैं यहाँ बैठने नहीं दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है हमें। और लेकिन जो मुझे समझ में आ रही है बात वो यही है कि जब वज़ीर ख़जाना ने ये बात को हाईलाइट किया कि माजी में मसनूई तरीके से रुपए की कीमत, डॉलर की कीमत नीचे रखने के लिए ख़जाने को कितना नुकसान पहुंचा, तो एहसन इकबाल साहब को पार्लियामेंट की बालादस्ती याद आ गई और उन्होंने कहा कि ओहो ये हमें बुली मत करें। अगर कोई आईना दिखाए और बताए कि जिसको आप परफॉर्मेंस समझते हैं उसने पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश किया, एक दीमक की तरह वो चाट गई वो पॉलिसी, तो इसका मतलब एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती पर आपने इल्ज़ाम लगाया। छोटा सा एक वक्फा और आके इस पर सदीक साजिद और उमर हयात से दोबारा इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और सेनेट की कायमा कमेटी में नून लीग और पीपल्स तहरीक इंसाफ वालों की झड़पें, और इसहाक डार साहब के हवाले से जो गुफ्तगू हुई उस पर एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि ये आप पार्लियामेंट की बालादस्ती पर किसी को हम हाथ नहीं और इल्ज़ाम लगाने देंगे। जी जनाब उमर हयात साहब। बिल्कुल जी, जब ये बात तमाम हुई और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एहसन इकबाल ने फिर जो है वो तनकीद के निश्तर चलाए और उन्होंने कहा कि 40% आपने रुपया डीवैल्यू कर दिया, तो आप हमें बताएं कि आपने एक्सपोर्ट्स को कितना बढ़ाया। ये सवाल उन्होंने किया। फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात है वज़ीर ख़जाना थोड़े से जो है वो उन्होंने अपना लहजा धीमे अंदाज़ में और बड़े मुदब्बराना अंदाज़ में फिर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा इनके साथ ताल्लुक़ है, और ये एक जज्बातियत का एक अंदाज़ था। और वैसे जो बात कैसर अहमद शेख की जानिब से की गई थी उस पर जज्बातियत बनती भी थी, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना दोनों सामने बैठे हुए थे और उन्होंने वज़ीर ख़जाना को सामने बैठे हुए कहा कि आप बैंकर्स ने तो हमारे मुल्क की मईशत तबाह कर दी। फिर उन्होंने कहा कि हम मईशत को ट्रैक पर ला रहे हैं, मैं ख़ुद इस पार्लियामान का मेंबर हूँ, सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ और मैं इस पार्लियामान के इज़्ज़त और वक़ार को अहमियत देता हूँ और मैं अभी सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना। सेनेट में क्या हुआ? क्या कायमा कमेटी में सादिया अब्बासी और शहजाद वसीम के बीच भी सुना बड़ी टैमटास हुई है, बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। और सादिया अब्बासी जो कि खाकान अब्बासी साहब की बहन है और उनका ये रूप आज हमने पहली दफ़ा कमेटी में देखा कि वो जिस तरह उन्होंने शाउट किया। इससे पहले वो बड़े धीमे बात करती थी, लेकिन आज जो है वो कुछ ऐसे रिमार्क्स शहजाद वसीम। तो किस इशू पर उनका वो गुस्से से आपे से बाहर हुई? ये जो है ज़िमनी फाइनेंस बिल डिस्कस हो रहा था और जिस पर उन्होंने कहा कि आप जो है डिफेंस के बजट पे जो है वो कट लगा के। ये किसने कहा? ये सादिया अब्बासी ने कहा डिफेंस खत्म कर जी, खत्म कट लगाएं और आवाम को रिलीफ दें। जिस पर शहजाद वसीम जो कि कायदे ऐवान भी हैं सेनेट में, उन्होंने ये कहा कि आप एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स जो है वो बेच दें और रुपया पाकिस्तान ले आए, हम आवाम को
रिलीफ दे देंगे, जिस पर जो है वो सेनेटर सादिया बासी जो है वो काफ़ी जो है वो सीख तो बनता था। और उसके बाद हमने ये देखा कि सेनेटर मुश्ताक जो है वो भी इस मैदान में कूद पड़े और उन्होंने शहजाद वसीम को कहा कि आप इस तरह सियासी बयानात ना दें और सियासी बयानात से गुरेज करें। नवाज शरीफ फैमिली से ये कहना कि पैसे वापस ले आए जो आप बाहर ले गए हैं, ये तो सियासी बयानात हो गए, सियासी हमले हो गए। जब मुसद्दिक मलिक ने ये बात की कि सियासी तकरीरें अगर करनी है तो बाहर आ जाएं, तो शहजाद वसीम ने कहा यहीं आ जाओ, जो करना कर लो, सियासी तकरीरें होंगी या जो कुछ भी होगा यही होगा। फिर उसके बाद बड़ा एक माहौल ठीक रहा, लेकिन फारूक एशनाइक बड़े वो भी जो है वो जरदारी साहब के जिक्र पर भड़क उठे होंगे। तलखी ये हुआ कि जी इसको जो है वो कल तक के लिए डेफर कर दें कमेटी की मीटिंग को, क्योंकि अब मैंने नहीं आना और कल जो है हम इस पर डिस्कशन करेंगे मिनी बजट पर। लेकिन हुकूमती जो अरकान थे उनका ये इसरार था कि आज ही फाइनेंस बिल पर तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं उन पर बातचीत हो जाए और कमेटी जो अपनी सिफारिशात है वो दे। लेकिन जो सिफारिशात हमने देखी कि बहुत जो चीज़ें मतलब ज़रूरी थी उसमें हमने ये देखा कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है वो एक पेज पर हमें नज़र आए, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, जो बर्डन था जिससे आम आवाम पे बर्डन पड़ना था, जैसा कि दूध है, दही है, ये सारे भाई दूध और दही, ये दूध वो है जो पैकेटों में बंद है, जो दही भी वो है जो पैकेटों में बंद है। ये गरीब आदमी दही नहीं खाता है, उसमें समाज वो जड़े कूंडे दही वाले नहीं, वो दही नहीं है मेरे प्यारे भाई। पहले ये और था वो दूध जो खुला बिकता है ये वो नहीं है, नहीं। ये ऑल्पर होगा, ये प्रेमा होगा, ये वो दूसरे दूध के डब्बे होंगे जो हाई क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं। समी साहब ब्रांड जो आपने ब्रांडेड, लेकिन आज पाकिस्तान की जो है वो तकरीबन 30% से ज़्यादा आबादी जो पहाड़ी इलाकों में रहती है वो यही ब्रांडेड दूध इस्तेमाल करती है। ये मैं थोड़ी सी तशरीह कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, क्योंकि हमने खुद पहाड़ी इलाके से हमारा ताल्लुक है और हमने मिल्क पैक और या यही डब्बे वाले दूध की चाय पी है, इसी से जवान हुए। अच्छा जो है वो जो आज एवन फील्ड आई रिजर्व माय कमेंट इसमें ये जिस किस्म का दूध पीकर आप जवान हुए हैं चौधरी साहब, मैं चौधरी नहीं हूँ, मेरे का बाड़ा नहीं है, तो मैं अब वही पैकेजिंग वाला दूध दही इस्तेमाल। अच्छा चलें जी, मैं ये जो एवन फील्ड वाला जो इशू था जिसके ऊपर वफादारी नवाज शरीफ को दिखानी थी, बस उसमें यही ऐड करूँगा कि ये मुसद्दिक मलिक साहब ने ये चूँकि सब कुछ हो रहा था तो जो वीडियो बनी जिस तरह नवाज शरीफ को डिफेंड किया वो उन्होंने मियाँ साहब को भिजवा दी है। अच्छा काट के मियाँ साहब को भिजवा दी, शादिया बासी की भी भिजवा दी, भी भिजवा दी है। मियाँ साहब आज सी तो ना आया ऐसी फड़िंजियां उड़ाती हैं। जी अच्छा जी आज आपने एक इंटरव्यू सुना होगा, कल वो दिया था, आपको सारी सूरत सभी साहब समझ आ जाएगी। जो कौमी सलामती के मुशीर है मोईद यूसुफ, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। जब आप किसी इदारे या मुल्क से कर्ज लेते हैं तो आपकी मालियाती खुद मुख्तारी और वैसे भी आपकी जो सॉवरेनिटी है वो दाव पे लग जाती है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये तो एक ऐसा एतराफ़ है ना, तो इसका मतलब है फिर तो हम जो IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका शर्फ का जो कहेगा वो हम करेंगे। ये तो सिंपल सी उन्होंने बात जी। फ़खर रहमान, बड़ी ज़बरदस्त ये बात सदीक साजिद ने बयान किया जो कल मोईद यूसुफ बयान कर रहे थे, शायद सलीम साफ़ी के साथ थे। जी बिल्कुल, ये वही ट्रैप है ना जिसके ऊपर इस वक्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। आपने तो देखा ही है कि अपोजिशन तो बहुत आगे चली गई थी, वो तो न्यूक्स के हवाले से भी उन्होंने बयानात दिए थे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। तो ये जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो ये बयान है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इंटरनेशनली जो सूरत हाल चल रही है और जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके अंदर पाकिस्तान अगर इस तरह से IMF की शराइत मानेगा तो आगे चल कर के बहुत सारे आपको फ़ैसले जो हैं और बहुत सारे जो आपके फ़ैसले हैं उसके रद्द-ए-अमल में जो सूरत हाल बनेगी वो नज़र आ रही है। और मेरे ख़्याल में मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि यही वो सूरत हाल है जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी नज़र आ रही है और इसी वजह से इसके रेपरकशंस आएंगे, क्योंकि जब ये IMF का पैकेज जब फाइनल हो जाएगा और फिर उसके बाद जब चीज़ें सामने आएंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी सियासत किधर खड़ी है। क्योंकि ये मुझे लग ऐसे रहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी कैजुअलिटी हो जाए, क्योंकि जो पॉलिटिकल लॉस पिछले 3.5 साल और 4 साल के अंदर इस वक्त हो चुका है उसको तो रिकवर करना उनके लिए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देख लिया KPK में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो ये आगे आप ये समझते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा सदीक साजिद आपसे है,
ये जो सारी सूरत हाल है, इस पे पॉलिटिकल जो सूरत हाल बन रही है और फिर ख़ास तौर पर जो मरी का वाक़या हुआ उसके बाद हम ये देखते हैं कि मोनस इलाही साहब का बड़ा सख्त ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि काबिल मज़म्मत है पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस, और नुसरत सहर अब्बासी साहबा का भी जो उन्होंने बयान दिया वो भी बड़ा सख्त बयान है। GDA से उनका ताल्लुक़ है, दोनों ये अलाई हैं। तो ये आपको लगता है कि ये जो गुफ्तगू हो रही है, अच्छा इसमें जो MQM है वो भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर चुकी है, तो ये किस तरफ हमें इस वक्त जो हुकूमती अलायंस है वो आपस में उनका आप समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में, या इश्यूज़ पर कुछ हैं इख्तलाफात? जी, ये पहली मरतबा तो नहीं है कि इन्होंने इत्तेहादियों ने जो है वो इस किस्म की रिजर्वेशन शो की। ये करते हैं, फिर इनके साथ वो मिलते हैं जाकर, वो फिर अपना। लेकिन ये जो मामला है इसके ऊपर तो आज MQM के जो सलाउद्दीन थे उन्होंने कौमी असम्बली में उन्होंने हुकूमत को भी कहा कि नाकाम हुई, मरी इंतज़ामिया या पिंडी इंतज़ामिया, उन्होंने कहा जी वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हुई। उन्होंने भी उसी मुतालबे की सपोर्ट की जो कि शहबाज शरीफ ने किया कि जुडिशल कमीशन इसका बनाया जाए। इसके लिए जो हुकूमती सरकारी कमेटी वो काफ़ी नहीं है। इसी तरह GDA, मोनस इलाही, ये इश्यूज़ हैं इनके ऊपर। अब इनको भी, और ये तो ऐसी बात नहीं है, मोनस इलाही का जो ट्वीट है वो ज़ाहिर आप समझें मुस्लिम लीग काफ की जो मरकज़ी क़यादत है उनका वो ट्वीट है, उनका वो बयान है। और इसके ऊपर इदारों की जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, सिविल इंतज़ामिया है, वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, हालांकि वो वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो समी साहब ये इश्यूज़ आने वाले दिनों में और भी होंगे। अच्छा, ये हुकूमत यही कह रही ना जी कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं और इनके साथ इनके रिजर्वेशन दूर करेंगे मिनी बजट के ऊपर और दीगर इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन वो जो एक मेरे ख्याल में एक फील्डिंग सेट की गई थी ना, अब वो जो फील्डिंग है थोड़ी थोड़ी जो है ना वो आस्ता आस्ता एक साइड पे हो रही है। इन इत्तेहादियों की सूरत में कुछ ऐसे परिंदे जो कि घोंसले में जमा हो गए थे, अब घोंसले से शायद परवाज़ का वक्त आ गया है, तो वो परवाज़ आस्ता आस्ता जारी है। आप समझते हैं वो प्रवास जारी है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, और इसमें बताया जा रहा है कि लाहौर में जो शादी हुई ख्वाजा साद रफीक की साहबजादी की, वहाँ पर जहांगीर तरीन आमद हुई, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के कायदीन की भी आमद हुई, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो जिस तरीके से वहाँ पर गुफ्तगू होती रही, और फिर जहांगीर तरीन साहब से जब ये पूछा गया जहाज़, तो उन्होंने कहा कि ये जहाज़ किसी भी तरफ मुड़ सकता है। और फिर मैं सुन रहा था जो फैसलाबाद के वो राजा साहब हैं MN, वो ये फरमा रहे थे कि हाजी राजा रियाज साहब के हम तो उधर ही जाएंगे जिधर हमारे कायद जहांगीर तरीन साहब जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे ताकत के जजीरे जो बन रहे हैं, लगता है कि ये वज़ीर आज़म साहब ने दुरुस्त फरमाया कि अगले 3 माह नहायत अहम है, और उसमें किसी भी तरफ ये कहानी जा सकती है। हम अपनी इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन अब जो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान आपस में रवाबत के बाद जो मामला तय हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर तब्दीलियों की राह हमवार करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और फिर थोड़ा सा मरी में जो कुछ हुआ, अब उसका जो फॉल आउट है वो क्या है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत की बात हो रही है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच एक ऐसा अरेंजमेंट हुआ है बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की आपस में रवाबत के बाद, कि जिसमें इन हाउस जो तब्दीली है उसके लिए राह हमवार की जाएगी, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी जो इत्तेहादियों को अलहदा करेगी। सदीक साजिद साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज सुबह शहबाज शरीफ और फजल रहमान का रब्ता हुआ था और अभी शाम से थोड़ी देर पहले, चूँकि वो मोटरवे बंद थी, तो बिलावल भी लाहौर से आए और शहबाज शरीफ भी की। तो वैसे आज खाने पे मुलाकात थी, लेकिन वो खाने पे तो नहीं हो सकी। वे कौमी असम्बली के हाल में जो लॉबी है साथ होती है समी साहब, वहाँ पे दोनों की फिर मुलाकात हुई है। और उसमें जो आज डिस्कस हुआ है कि अदम एतमाद को कामयाब बनाने के ऑप्शंस। पीपल्स पार्टी ने कहा जी आप इससे मरहलावार आ जाएँ, आप चेयरमैन सेनेट से स्टार्ट करें, वहाँ पर हमारी एक सरीयत है, और उसके बाद फिर स्पीकर के ख़िलाफ़ और आखिरी मरहले में इनके ख़िलाफ़ लेकर आए, और फिर साथ साथ पंजाब में भी आप इसके ऊपर। तो नून लीग ने कहा कि जब तक इत्तेहादी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ते या नाराज़ अरकान जो है वो नहीं आते, तो उस वक्त जो है वो उस वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सकती। दूसरी बात जो समी साहब आपने बड़ा रेलिवेंट बात की,
और आपने जिसका हवाला दिया, और मैं ये बात करना नहीं चाहता था लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया है। आपने जो वक्फे से पहले बात की ना लाहौर में जहांगीर तरीन वाला, सेम बात वो वहाँ पे की अयाज सादक ने, वो भी वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे। तो आज उन्होंने बताया कि भाई हमारे बहुत से जो हुकूमती नाराज़ लोग हैं उनके साथ भी राब्ते में, और बहुत से हुकूमती नाराज़ लोग उस शादी में आए थे। तो उन्होंने कहा हम वो बंदे पूरे कर लेंगे, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। तो वो इसी वजह से बिलावल ने और शहबाज शरीफ ने एक दो दिन में शहबाज शरीफ की फजल रहमान से भी मुलाकात होगी। एक ही एजेंडा है, इस हुकूमत को घर कैसे भेजना है। और इसी तरह वफूद की सतह पर पीपल्स पार्टी का वफद और शहबाज शरीफ ये भी मिलेंगे एक दो दिन में, क्योंकि अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और यही है कि अदम एतमाद की तहरीक और पार्लियामेंट के अंदर रहकर मुश्तरका लाएअमल के तहत इस हुकूमत को निकालने के हवाले से हिकमत अमली ठीक हो गया। अच्छा, एक जो और बड़ी डेवलपमेंट है फ़खर रहमान, आज जो रुकनीत थी सेनेटर इसहाक डार साहब की सेनेट की, आज वो बहाल हो गई है। अब ज़ाहिर है ये उस फैसले के नतीजे में बहाल हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। ये बयान फरमाइए कि इसका मैसेज क्या जाएगा। आप यानी एक जो बातें हो रही हैं, परसेप्शन इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी कहीं ना कहीं से कोई मदद मिल रही है, मुकदमे भी नहीं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले हो रहे, और अब ये जो मुअत्तल शुदा अरकान थे, यानी आप देखें ना इसहाक डार साहब की सेनेट की रुकनीत बहाल होना, ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। आज नून लीग के जो वर्कर्स हैं या उनकी जो क़यादत है, आज इसकी वजह कुछ भी हो लेकिन दे विल बी इन वेरी हाई एंड दे विल बी वेरी अपबीट मूड। मेरे ख्याल में ये अगर पॉलिटिकल वंडर्स की अगर आप बात करें तो शायद पाकिस्तान जो है ना वो सर फहरिस्त ही आएगा, क्योंकि आप ये देखें कि एक शख्स जो है वो सेनेटर मुंतखब हुआ और यूँ यहाँ पे पार्लियामेंट की बारादस्ती, पार्लियामेंट की इज़्ज़त तौक़ीर और उसकी बात की जाती है, और वो इस वक्त मफरूर हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, और अभी तक जो है इस मुल्क में कोई कानून ही नहीं है कि भाई जिसने हलफ ही नहीं उठाया और वो बंदा जो है वो मुल्क से भागा हुआ है, और उसको उन्होंने आज रेस्टोर कर दिया। पाकिस्तान को एक लफिंग स्टॉक बना दिया है। ये आप जो मैसेज की बात कर रहे हैं, ये मैंने जैसे आपको कहा कि ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है ना आप इसको शामिल कर लें। जी सदीक साजिद, आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल फ़खर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। क्या इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है जी। वो कराची में वो देखें वो लड़का जो था वो क्या नाम है उनका, वो जो आप बता रहे थे, शाहरुख। आइए आप ये देखिए क्या बात है जी, क्या निज़ाम है। और वहाँ पे भी पता चला है एक आला शख्सियत जो है उसके कहने पे उसको अस्पताल में लेकिन इसमें मेरी थोड़ी एक डिफरेंट टेक है। शाहरुख जतोई का जो केस है, डेफिनेटली उनको सजाए उनके ख़िलाफ़ हुआ, अदालती फ़ैसला, उन्होंने शाहजेब को कत्ल किया। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि दियत, ये तो इस्लाम में इस बात की इजाज़त है। वो जो फैमिली है जिनका बच्चा था, वो अकलौता बेटा था, डीएसपी साहब थे उनका, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया शाहरुख जतोई को। मीडिया ने कहा जी पैसे लिए हैं, लेकिन वो हमेशा इस बात की तरदीद करते रहे कि शाहरुख से उसके फादर से उन्होंने कोई पैसे लिए। तो अगर फैमिली ने माफ़ कर दिया है, मैं ज़रा इससे हट के बात कर रहा हूँ, तो कितने हमारे यहाँ केसेस हैं जिसमें जो दियत के ज़रिए लोगों ने अपने जो माफ़ी ली, लेकिन बीच में अदालत ने जाके उनको रोक दिया। ये वाहिद केस है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ का कि जिस फैमिली का बच्चा कत्ल हुआ वो माफ़ करते हैं। वो अभी भी प्राइवेट कन्वर्सेशन में ये कहते हैं कि हमने कोई पैसा नहीं लिया और हमने माफ़ कर दिया। अदालत कहती है सिर्फ एक केस में कि हम आपकी दियत को कबूल नहीं करते। फ़खर रहमान, ये क्या है? नहीं, मैं इधर आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगा। वो ये इसलिए कि बिल्कुल ये जो दियत का जो मामला जो था ये आया था। अब बात ये है कि जब अदालत की इंटरवेंशन हो गई और जो एक सवाल ये है, अदालत की इंटरवेंशन, अदालत कोई ऐसे तो नहीं है कि बस चली जा रही है जिस तरफ मर्जी मुड़ जाए, को कानून के तहत ही है ना? नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ आपको। दियत मुझे बताइए, पाकिस्तान में जब लवाहिकीन किसी को माफ़ कर देते हैं तो कौन सी अदालत कहती है? मुझे एक केस की मिसाल दे दें कि लवाहिकीन के माफ़ी को अदालत ने कहा हो कि हम रिजेक्ट करते। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि दियत के ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग माफ़ कर देते हैं और वो उनके अंदर राजीनामा हो जाता है, फिर उसके मुताबिक आप अदालत को आगाह करते हैं। लेकिन और अदालत बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है कि अदालत उसको अप्रूव करती है, क्योंकि ये मजहबी तौर पर ये इसकी इजाज़त है। ठीक है, आप उसको जो कुरान में
दिया गया है कि अगर दियत अदा हो जाए तो ये राज़ीनामा हो सकता है, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। लेकिन मैं आप सादिक जो बात कर रहे थे ना, वो अपनी जगह पर वैलिड है कि जब तक ये मामला नहीं होता सेटल डाउन, तो इस तरह की ट्रीटमेंट जो है ना, इस तरह की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करना, मैं आपसे एग्री करता हूं। आप देखें, आप खुद देखें कि पुलिस वाले जो थे वो वहाँ से उसको फौरी तौर पर ले गए, जाके दोबारा से जेल में उसको जो है वो बंद कर दिया, और उसके बाद जो मुतलका हुकाम थे वो राब्ते में नहीं आ रहे थे। तो एटलीस्ट हमें इसको डिस्करेज ये बात ठीक है ना, और जहाँ कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, हम भी इसको डिस्करेज करते, लेकिन मैं हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी है ना, कनेक्टेड है। आप एक देखें ना, आप हमें कानून की बात कर रहे हैं कि जी जो मुजरिम है उसको नहीं आना चाहिए जेल से बाहर, उसको रिलैक्सेशन या रिलीफ नहीं मिलना चाहिए कि वो रहे आके हॉस्पिटल में। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ कि बड़े बड़े जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं उनको सजाएं होती हैं, वो जेल में जाते नहीं है। नवाज शरीफ साहब क्या जेल में रहते हैं? खुर्शीद शाह साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, क्या ये जो इतना अरसा रहे बंद, ये क्या ये जेल में रहे? वो डॉक्टर साहब जो हैं कराची वाले, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वाले, क्या वो जेल में रहते हैं? कौन सा बंदा जेल में रहता है? ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो जेलों में रहते ही नहीं है। मैं सवाल दूसरा कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि दियत का कानून पाकिस्तान के आइन में भी है, इस्लाम में भी है, लवाहिकीन माफ़ कर रहे हैं। एक केस में अदालत आके कहती है कि जनाब हम इसे माफ़ नहीं करेंगे। सदीक साजिद, इसका कोई जवाब है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं दियत के हवाले से या माफ़ करने के हवाले से, देखिए इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के भी फ़ैसले मौजूद है, ख़ुद इस्लाम में भी ये चीज़ें सारी की सारी हैं। ये असल में मेरे ख्याल में जो हमारा जो अदालती निज़ाम है ना, मैं तो सीधी सी बात करूँगा, उसके अंदर फिर ये खामियाँ कह लें या कमज़ोरियाँ कह लें, या तो फिर अगर रियासत फरीक बने, लेकिन रियासत भी कैसे फरीक बन सकती है जबकि खुद ही वो मुदई जो है वो माफ़ कर देता है। जब मुदई माफ़ कर रहा है तो फिर आप किसी को कैसे पकड़ सकते हैं? हाँ, उस मामले में आप पे, और ये कुरान की बात है, देखिए ये मेरी बात नहीं है, ये कोई मैन मेड कानून नहीं है, ये अल्लाह ने जो कानून दिया उसमें कई लोगों को सजाए मौत हो जाती है 2 दिन पहले, वो जो फांसी से पहले आके वो दियत की बुनियाद पर वो माफी जो है वो ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं कि इसके अंदर दियत के अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आया ये अंडर प्रेशर हुआ है या नहीं हुआ, या फ्री विल के तहत जो है ना वो हो रहा है। ओ भाई, वो डीएसपी साहब 3 महीने पहले भी, मैं अभी वो हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची के जतोई साहब, शायद जतोई, वो कह रहे हैं डिफेंस में 4 महीने पहले मेरी और डीएसपी साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा हमने तो माफ़ कर दिया है। अब ये इसको ये कहना कि जी ये प्रेशर में हुआ है, क्योंकि इसके पीछे मीडिया। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये केस अगर कोई कभी इसकी इन्वेस्टिगेट कर लेना, ये इतना एक बदतरीन केस है जिसमें आपको मीडिया की ब्लैकमेलिंग नज़र आएगी, क्योंकि वो सिकंदर जतोई जिसका वो बच्चा है शाहरुख जतोई, वो अमीर आदमी है, करोड़ों रुपए लोगों ने लिए हैं कैंपेनें चला चला के। ये हालत है वहाँ पर। और ये बड़ा एक इसके इतने पहलू हैं इस केस के कि अगर आप वो सब पर बात करें और खुलकर बात करें तो आपको हैरानगी होगी कि ये किस तरीके से ये जो चैंपियंस हैं हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के, वो किस तरह उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल किया। सदीक साजिद जी मैं एग्री करता हूँ। और देखिए ना, एक मखसूस वक्त में मखसूस चैनल्स के ऊपर ये चीज़ आना और फिर ये चलते रहना मुसलसल पूरे के पूरे बुलेटिन में ये बात तो सही है कि किसी को रियायत नहीं मिलनी चाहिए, जो जेल में है वो जेल में रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता है भाई, वो तो जेल में नहीं है। उनको तो आपने उस कारपोरेट मीडिया ने उनको तो हीरो बना के पेश कर दिया। वो आज़ादियों के लंबरदार हैं वहां पर जो बैठे हैं, मुझे बताएं इनमें से कोई भी जेल में रहने के लिए तैयार है? हॉस्पिटल्स में रहते हैं, अपने बाहर चले जाते हैं। किसी मुल्क का मुझे कोई मिसाल दे दें कि किसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दी हो, नाअहल करार दिया हो, एहतसाब अदालत ने उनको सजा दी हो, सजा याफ्ता हो और उसको फिर इस मुल्क में वापस लाकर दोबारा वज़ीर आज़म बनाने की बातें की जाए, ठीक है। आसिफ ज़रदारी से बीमारी के नाम पर जाएं, वहां पर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर चहलकदमी करें। मुझे बताइए ये फ़खर रहमान साहब, ये कौन सा कानून है जी? बताइए मुझे ये। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी वो हीरो हैं बहुत सारे लोगों के। आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो है ना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है कि ये वाइट केस है। पीछे से आवाज आ गई है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आखिरी लफ्ज ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदालती जुरिस्डिक्शन से वो निकल के बाहर चले गए, एक मुजरिम जो शख्स था। इसके इजाजत दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।